हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 38 पंचायती राज, चैप्टर 39 म्यूनसिपैलिटीज पे बेस्ड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। चैप्टर 38 एंड चैप्टर 39 आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी ने ओवर द ईयर कई सारे क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से पूछे हैं। इस कारण हम इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड ये हमारा आज पहला लेक्चर है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन था द फर्स्ट लोक अदालत कैंप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो पहला लोक अदालत शिविर था वो किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 ऑप्शंस थे आपके पास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। सो इसका सही आंसर था गुजरात। सो यहाँ जो लोक अदालत कैंप एस्टैब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, 1982 में। एंड ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। इस कारण इस मॉडल को थ्रू आउट इंडिया इन ईच एंड एवरी स्टेट कॉपी किया गया, रेप्लिकेट किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर्स टू। ये 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो किस चीज की बात करता है। ऑप्शन ए, जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड। ऑप्शन बी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एबल बॉडीज एडल्ट्स हु आर इन नीड। ऑप्शन सी, laying the foundation for Panchayati Raj institution in the country. ऑप्शन डी, गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लेइंग द फाउंडेशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जहां तक बात है ऑप्शन डी की, गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सो ये हमारे संविधान ने सिंस इट्स इंसेप्शन यानी कि जब से वो बना है तभी से वो प्रोवाइड कर रहा है अंडर आर्टिकल 21। एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की बात करें तो ये दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड 74th जो था उसने म्यूनसिपैलिटीज को दिया था। सो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। 73rd ने दिया था पंचायती राज को एंड 74th ने दिया था म्यूनसिपैलिटीज को। ये दोनों चीजें कब हुई, 1992 में। एंड उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following committee for the first time recommended constitutional status should be accorded to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 4 समितियों के नाम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किस कमेटी ने सबसे पहली बार ये कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। ऑप्शन डी, गडगिल कमेटी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 1978। जहां तक हम बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो इसने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की थी बट इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं की थी। एल.एम. सिंघवी एंड गडगिल कमेटी की बात करें तो इन्होंने भी कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, बट अशोक मेहता कमेटी के बहुत बाद। इनफैक्ट एल.एम. सिंघवी कमेटी को 1986 एंड गडगिल कमेटी को 1988 में सेटअप किया गया था, यानी करीब 8-10 साल बाद जब अशोक मेहता कमेटी सेटअप हो चुकी थी और उसने रिकमेंड कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दो ताकि वो पावरफुल हो पाए, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए, और ये है अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड, पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है, बट पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज they are created not by an act of parliament but by an act of state legislature. In fact, अगर आप स्टेट लिस्ट में देखोगे तो लोकल गवर्नेंस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन सब्जेक्ट।
एंड जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा दे रहा है एंड प्लस साथ ही साथ इसके क्या कर रहा है कि वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिखा रहा है, वो एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहा है कि अगर स्टेट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहे हैं तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे होने चाहिए, उनका सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है बिकॉज पार्ट 9A जो है वो म्युनिसिपैलिटी से डील करता है एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है पार्ट 9। सो पहले ऐड किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सो पार्ट 9 में, इसके बाद म्युनिसिपैलिटीज, सो पार्ट 9A में। फोर्थ क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच वन अमंग द फॉलोइंग, यानी कि जो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी, एंड ये 2009 में यूपीएससी ने पूछा था। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। एंड मद्रास में कब सेटअप किया गया था? 1687 से 88 के बीच। लेटर ऑन बॉम्बे एंड कलकत्ता में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया बट वो बहुत लेट में, यानी कि करीब 1726 में, एंड दिल्ली का नंबर बहुत बाद में आता है। फिफ्थ, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव पार्ट 9A, यहाँ पार्ट लगा लो, 11th शेड्यूल, हॉब हाउस, लॉर्ड रिपन। ऑन द अदर साइड वी हैव फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। आपको सही पेयर फाउंड आउट करना है। फॉर दैट यू हैव 10 seconds with you. Just look at the question and conclude the right answer, यानी कि आप राइट आंसर डिसाइड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 9A है वो हमारा डील करता है म्युनिसिपैलिटी से, अभी अभी हमने पढ़ा। 11th शेड्यूल डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, और जो हॉब हाउस थे वो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन के चेयरमैन थे। इनफैक्ट ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपकी बुक में दी हुई है। एंड इस क्वेश्चन को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी यूपीएससी पूछ सकता है कि रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो थी उसके चेयरमैन कौन थे। सो उसके चेयरमैन थे हॉब हाउस। एंड लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया का। लॉर्ड रिपन कौन थे? वो इंडिया के वाइसरॉय थे बिटवीन 1880 to 1884 एंड ही इज सेड टू बी द मोस्ट लिबरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक। सिक्स्थ, इफ अ पंचायत आर डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, यानी कि यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव कितने दिनों में हो जाने चाहिए? ये 2009 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 3 month, ऑप्शन सी 6 month, ऑप्शन डी 1 year। सो इसका सही आंसर क्या है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 month। इनफैक्ट जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये क्लियरली लिखा है कि अगर हम किसी कारणों की वजह से पंचायत को डिसॉल्व करते हैं तो जिस दिन डिसॉल्व किया गया है उसके अगले 6 महीनों के अंदर ही पंचायत की इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहला, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. Second, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी none of the above। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 only। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि मिनिमम एज जो है पंचायत में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो 25 नहीं होती, वो कितनी होती है 21। एंड 25 कहाँ की होती है? 25 होती है लोकसभा की, 25 होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी होती है? 30। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसी पंचायत को एंड नई पंचायत का इलेक्शन करके एक नई पंचायत बनाते हैं तो वो केवल और केवल रिमाइंडर पीरियड के लिए ही काम करेगी। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। सो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2020 में जो है
इलेक्शंस हुए लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक। और 1 जनवरी 2021 में म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया किसी एक डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या होता है कि 31 दिसंबर 2022 को म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है किन्हीं कारणों की वजह से। यानी कि टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का, बट इसको डिसॉल्व कितने सालों के अंदर कर दिया गया, 2 साल के अंदर। 1 जनवरी को बनी थी, 1 जनवरी 2021 को बनी थी, 31 दिसंबर 2022 को डिसॉल्व कर दी गई। अब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन करवाओ, ठीक है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने इलेक्शन करवाए मार्च 2023 में। अब जो है 1 अप्रैल 2023 को वापस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनको वापस कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये जो है केवल और केवल 3 साल के लिए वर्क करेगी, यानी कि रिमेनिंग पीरियड के लिए, क्योंकि इससे पहले जिसका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो चुका है वो 2 साल का टर्म इंजॉय कर चुकी है, एंड ये करेगी 3 साल का। यानी कि अगर वो 1 अप्रैल 2023 को बन रही है तो वो 31 मार्च 2026 को डिसॉल्व हो जाएगी। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि अगर जो डिसोल्यूशन हुआ उसके बाद का रिमाइंडर पीरियड 6 महीने से भी कम है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ये बात 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्लियरली कह दी है। 8th, the government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Area Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? यानी कि जो पीसा एक्ट है उसका इन चारों में से क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। 2013 में इसको पूछा गया था। पहला, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। सेकेंड, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, यानी कि पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। थर्ड, to create autonomous region in tribal areas. Fourth, to free tribal areas from exploitation. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन। क्योंकि पीसा एक्ट जो है वो गवर्नेंस से डील करता है, वो एक्सप्लोइटेशन की तो बात ही नहीं करता कहीं भी। वो कहता है कि हम सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, वो कहता है कि हम ट्राइबल लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो कहता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां हम ऑटोनोमस रीजन्स क्रिएट करेंगे। बट एक्सप्लोइटेशन की बात पीसा एक्ट कहीं भी नहीं करता। इसके साथ साथ पीसा एक्ट के और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जो पार्ट 9 के प्रोविजंस हैं, यानी कि पंचायती राज के प्रोविजंस हैं, उनको एक्सटेंड करना ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच सेल्फ रूल को प्रमोट करना, एंड जो ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के उनको सेफगार्ड करना, उनको प्रिजर्व करना, एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करना जो कि ट्राइबल लोगों की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से कंसिस्टेंट हो, यानी कि उससे मेल खाता हो, ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वो एकोमोडेट कर पाए इजीली, ठीक है। 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कैंटोनमेंट बोर्ड वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकंड, not less than 2/3 of seats in municipalities are reserved for women. So कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम नहीं करता। वो किसके अंडर काम करता है? वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर। एंड दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि केवल और केवल 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं विमेन के लिए म्युनिसिपैलिटीज में, एंड अगर उससे ज्यादा करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है, बट एटलीस्ट 1/3 सीट्स तो रिजर्व करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है। सो कैंटोनमेंट बोर्ड को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है। सो कैंटोनमेंट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां मिलिट्री फोर्सेस एंड ट्रूप्स परमानेंटली स्टेशनड होती हैं, एंड इस एरिया में जो सिविलियन पॉपुलेशन रह रही है उनके म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जिस बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाता है उसे कहा जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि कैंटोनमेंट बोर्ड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 10th,
Which of the following are the compulsory provisions of 73rd Constitutional Amendment Act 1992? 1. Organization of Gram Sabha. 2. 21 years to be the minimum age for contesting election to Panchayat. 3. Granting financial powers to Panchayat. 4. Reservation of seats for backward class. Select the correct statement. Option A 1 and 2 only. Option B 3 and 4 only. Option C 2 and 3 only. Option D all of the above. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि जो पहला प्रोविजन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा एंड 21 इयर्स टू बी द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत, ये चीज तो एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होनी ही होनी चाहिए. बट अगर बात करें थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजन की, सो ये वॉलंटरी प्रोविजन है, यानी कि ऐसा करना डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन, अगर आपको बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन करना है तो वो आप अपनी मर्जी से करो, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो. बट विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन तो करना ही करना है, वो कंपल्सरी है. अब बैकवर्ड क्लास के लिए करना है वो आपके ऊपर है, आपका वो वॉलंटरी प्रोविजन है. फाइनेंशियल पावर पंचायत को देना है वो भी वॉलंटरी प्रोविजन है. सो यहाँ पूछा था कौन सा कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी केवल 1 and 2 है. 11th, which article of the Indian Constitution deals with organization of village पंचायत, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 161, सी आर्टिकल 213, डी आर्टिकल 356. सो इसका सही आंसर क्या है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 में गांधीयन डीपीएसपी लिखी हुई है एंड वो डीपीएसपी बात करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से. आर्टिकल 161 की बात करें तो दैट डील्स विद पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. आर्टिकल 213 इट डील्स विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड 356 एज वी ऑल नो इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट रूल. ठीक. 12th, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइडेड फॉर, ये 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है. 1. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी. 2. स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन. 3. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 यानी कि ऑल ऑफ द अबव. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं करता. इसकी बात कौन करता है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो प्लान्स पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बना रहे हैं, उन प्लान्स को कंसोलिडेट करना और एक जो है यूनाइटेड ड्राफ्ट प्लान क्रिएट करना, ताकि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए किसी एक पार्टिकुलर एरिया का. दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट करता है. स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश किया था, ये भी सही बात है. 13th, द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज वाज. ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान. ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान. एंड राजस्थान में कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1959 में. एंड राजस्थान के भी कहां? नागौर डिस्ट्रिक्ट में बाय पीएम जवाहरलाल नेहरू. लेटर ऑन इस सिस्टम को फॉलो किया आंध्र प्रदेश ने एंड देयर आफ्टर बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, इस कारण इसको रेप्लिकेट किया गया. 14th, which of the following committee is not related to local governance? A. Ashok Mehta Committee, B. Fazal Ali Committee, C. Thangan Committee, D. Gadgil Committee. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है B. फजल अली कमेटी, क्योंकि फजल अली कमेटी वो डील करता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन से एंड इनफैक्ट उनकी कमीशन का ऑफिशियल नेम ही स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था. एंड अशोक मेहता कमेटी, थंगन कमेटी, Gadgil committee, they directly or indirectly were related to local governance only. In fact, अशोक मेहता कमेटी ने ही तो पहली बार कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया जाए. ठीक है. एंड फजल अली कमेटी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है.
15th, a body consisting of persons registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of the panchayat at the village level is called option A gram sabha, option B ward, option C जिला पंचायत, option D ब्लॉक पंचायत. सो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड आई बिलीव इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. सो आप इसका सही आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. एंड इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम पंचायती राज इन म्यूनिसिपैलिटीज पे बेस्ड एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे. सो डू प्रिपेयर दिस 2 चैप्टर्स इन अ मोर गुड वे ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही हो पाए. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.